ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। ऐसा क्या हुआ कि लाड प्यार देने वाले पिता ने बेटी को मार डाला? अब तक ये सवाल बना हुआ है, पापा ने राधिका को क्यों मारा? इस बीच गुरुग्राम की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। राधिका की एक दोस्त सामने आई जिसने एक के बाद एक राधिका को लेकर कई बड़े खुलासे किए। आखिर कौन है राधिका की ये दोस्त और इसने क्या क्या खुलासे किए हैं, दिखाते हैं आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जिसकी आंखों में न जाने कल के कितने हसीन सपने थे, जिसने अपने भविष्य के लिए न जाने क्या क्या ख्वाब सजा रखे थे। वो माँ बाप का ख्याल रखती थी, बच्चों को टेनिस सिखाती, इन सब के बीच थोड़ा खाली समय मिलता तो रील बनाती। लेकिन हंसती खेलती राधिका अब इस दुनिया में नहीं है। अब हैं तो सिर्फ उसकी यादें और कई सारे सवाल। राधिका के पैदा होने पर जिन हाथों ने उसे गोद में उठाया, जिन हाथों ने उसका हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जिन हाथों ने पहली बार राधिका के हाथ पर टेनिस का रैकेट थमाया, उसी हाथ ने पिस्टल का ट्रिगर दबाकर राधिका पर अंधाधुंध गोलियां क्यों? राधिका की हत्या के आरोप में उसके पिता दीपक यादव सलाखों के पीछे हैं, जिसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। लेकिन इस बीच इस केस से जुड़े कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो इस मर्डर को मिस्ट्री बना रहे हैं। हम एक एक कर इन खुलासों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात हिमांशिका राजपूत की। हिमांशिका राजपूत राधिका की दोस्त है, कभी उसके साथ टेनिस खेला करती थी। हिमांशिका राजपूत ने राधिका और उसके परिवार को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं, जो इस केस की जांच को अलग दिशा दे सकते हैं। हिमांशिका का दावा है, दीपक यादव ने हत्या के 3 दिन पहले ही मर्डर का प्लान बना लिया था कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। अपने वीडियो में हिमांशिका राजपूत ने इस बात का खुलासा भी किया, पिछले 10 दिन में राधिका की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पिता दीपक उससे काफी खफा थे, जो इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी बेटी की ही जान ली, उस बेटी की जिसे उन्होंने बेहद प्यार से पाला था। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है। और पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था। हिमांशिका राजपूत के ये दावे बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि राधिका को देखकर उसे जानने वालों को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि राधिका अंदर ही अंदर इतनी परेशान है, इस कदर घुट रही है। राधिका के म्यूजिक वीडियो और लव जिहाद के आरोपों पर भी हिमांशिका राजपूत ने बड़ा दावा किया है। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है?
लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। इस बीच राधिका का अपने कोच के साथ एक चैट भी वायरल हुआ, जिसने इस एंगल को और हवा दे दी थी। चैट में राधिका अपने कोच से कहती है, चीन में खाने पीने का इश्यू है, ऑस्ट्रेलिया और दुबई ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में फैमिली है, दुबई में आप हो। इसके बाद उधर से कोच का ऑडियो मैसेज आता है, जिसके बाद राधिका लिखती है, 1-2 महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ भी हो, मेरे को निकलना है इधर से कुछ टाइम के लिए। इस चैट के सामने आने के बाद लोगों को लगा राधिका दुबई इनामुल हक के पास जाना चाहती है, लेकिन इनामुल हक ने साफ कर दिया, उसका और राधिका का रिश्ता प्रोफेशनल था। मेरा जो कनेक्शन है राधिका से सिर्फ एक प्रोफेशनल, जैसा हमेशा मैं एक्टिंग एज एन एक्टर, एज अ सिंगर काम करता आया हूँ, जैसे एक्ट्रेसेस ने काम किया है, वो सेम वही रिलेशन है। ना दोस्ती, ना बॉयफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप नहीं। एक तरफ राधिका से जुड़े लोग और उसके दोस्त सामने आकर नए दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले में कई खुलासे और भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे नया ये है। दीपक ने बेटी राधिका पर 5 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस को 5 खाली कारतूस मिले थे। 4 गोली राधिका यादव को लगी थी, 1 गोली रसोई के निचले हिस्से में जा लगी थी। राधिका की हत्या की गुत्थी 2 थ्योरी पर टिकी थी। पहला, राधिका के पिता को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। दूसरा, वो राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने को लेकर नाखुश थे। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि राधिका यादव की अपनी कोई टेनिस एकेडमी थी ही नहीं। वो अलग अलग जगहों पर टेनिस कोर्ट बुक करके खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती थी। इन खुलासों के बीच सवाल फिर वही है, अगर राधिका के पिता उससे नाराज भी थे तो उन्होंने उसकी जान क्यों ले ली? आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार से। हमने डॉक्टर पंकज कुमार से पूछा, लोग राधिका के पिता को ताने देते थे, बेटी की कमाई खा रहे हो, क्या इस बात पर कोई पिता अपनी बेटी की जान ले सकता है? हमने डॉक्टर पंकज से ये भी जानने की कोशिश की, शक जताया जा रहा है कि राधिका की जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता था जिससे उसके पिता नाखुश थे, तो कहीं राधिका के मर्डर के पीछे ये वजह तो नहीं? बेटी की कमाई खाना जैसे ताने अगर बार बार मिले तो उस व्यक्ति उन्हें व्यक्तिगत अपमान की तरह लेता, अपराध की मानसिकता विकसित हो सकती है। यह सिर्फ जुर्म नहीं, एक सोच की गंभीर बीमारी है। अगर कोई रिश्ता बेटी ने चुना हो और पिता उसमें को अपमान दिखता हो तो वह अहंकार का टकराव बन जाता है, और ऐसा संभव है कि वहीं से कहानी में खून का मोड़ ले लिया होगा। इस मामले में एक मनोचिकित्सक क्या सोचता है, आपने जान लिया। अब ये भी जान लीजिए, एक जासूस इस मर्डर को किस नजर से देखता है। हमने मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देशवाल से पूछा, क्या दीपक यादव ने अपनी बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, लोग उसे ताना मारते थे इसलिए कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर के पीछे कोई और कहानी है? ये बहुत कहना मुश्किल है कि राधिका यादव रील बनाती थी इसलिए पिता ने गुस्से में आके जब झगड़ा हुआ तो उसको गोली मार दी। हो सकता है इसके पीछे कोई प्यार मोहब्बत का कोई एंगल हो सकता है कि राधिका यादव को किसी से मोहब्बत हो और ये पिता को पसंद ही ना हो और पिता ने इसके लिए मना किया हो, लेकिन जब उनको महसूस हुआ कि ये बेटी इस बात को नहीं मान रही है तो इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। सवाल कई हैं जिनके धीरे धीरे जवाब भी मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है, वजह कोई भी हो, नाराजगी कितनी क्यों ना हो, एक पिता अपनी बेटी का हत्यारा कैसे बन सकता है? और क्या हत्या की जो वजह अब तक बताई जा रही है वो वही है या फिर कुछ? आगे बढ़ेंगे। अब बात बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ की। बिहार में अपराधियों पर लगाम नहीं लग पा रहा। पिछले 24 घंटे में बिहार में 7 मर्डर्स हुए। आज भी 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आरजेडी कह रही है ये तो महाजंगल राज है, और सरकार कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है।
ये सुशासन बाबू के जंगल राज बनते बिहार की सबसे नई किस्त है। पटना सिटी में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े वकील जितेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं छपरा में अपराधियों ने सरकारी शिक्षक संतोष राय की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में शिक्षक के ड्राइवर को भी गोली लगी है। यहाँ पे 3 खोखा मिला है उसमें, और जब पोस्टमार्टम होगा उससे क्लियर होगा कितनी गोलियां। पुलिस कुछ भी कहे, लेकिन जो तस्वीर बिहार से एक के बाद एक सामने आ रही हैं, वो ये तो साबित कर रही हैं कि बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। क्योंकि बिहार में पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की हत्या की वारदात हुई है। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पटना में तो अपराधी आए दिन कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं, अपराधी पौश इलाकों में भी फायरिंग कर रहे हैं। पटना का कंकड़बाग इलाका शनिवार शाम गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। यहाँ कुछ बदमाशों ने पार्क में अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अपराध में इजाफा सिर्फ पटना में ही नहीं, बिहार के दूसरे जिलों में भी हो रहा है, फिर चाहे सीतामढ़ी हो या नालंदा। बिहार का नालंदा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, शनिवार को डबल मर्डर से थर्रा गया। यहां एक महिला और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का नाम सुशीला देवी है, जो पीएमसीएच पटना में बतौर नर्स काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह नाइट शिफ्ट के बाद जब सुशीला देवी घर लौट रही थी, खेत में घात लगाकर बैठे हमलावरों ने इन्हें गोली मार दी। परिवार का कहना है कि हत्या का कारण जमीन विवाद है। किस चीज का विवाद चल रहा था? जमीनी विवाद। कितना जमीन का था? 4.5 बीघा। 4.5 बीघा। जो प्रारंभिक कारण समझ में आया है घटना का, उसमें उसके गोतिया से विवाद था। उस पारिवारिक विवाद की वजह से उनके गोतिया के ही लोगों ने उन पर गोली चलाई है। जमीन विवाद में ही 32 साल के रवि कुमार की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त ये वारदात हुई, रवि जनता दरबार से लौट रहा था। रवि जमीन का ही मसला सुलझाने के लिए जनता दरबार गया था। जांच में पता चला है कि रवि का भी आपराधिक इतिहास रहा है। वो थाना अध्यक्ष की हत्या के मामले में जेल जा चुका था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जगह नाकाबंदी की गई और उसके घटना में शामिल 2 अपराधी करीबन, एक सन्नी कुमार जो खुसरूपुर के रहने वाले हैं और दूसरा सुदामा कुमार जो हरगोपालपुर नगरनौसा के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। नालंदा के बाद सीतामढ़ी चलते हैं, जहां वसीम खान नाम के कारोबारी को उसके घर में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आनन फानन में वसीम खान को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। काल जो है पुलिस यहाँ पहुंची, हम लोग सीसीटीवी एक्सेट्रा दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द इसमें हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इस बीच वसीम खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी हत्या की आशंका जता रहे हैं। मैं वसीम अनवर खान उर्फ पुट्टू खान अपने पूरे होशो हवास में यह बयान दे रहा हूँ। मेरे इस बयान को मेरा आखिरी बयान माना जाए। कुछ लोग एक साथ मिलकर एक मत से साजिश कर मेरे हत्या की साजिश रच रहे हैं। हाजीपुर में युवक को गोली मारने की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हमलावरों ने जिस युवक के पैर में गोली मारी, उसका नाम मिट्ठू कुमार है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस माँ की हालत देखिए, इसकी जवान बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी कई दिनों से लापता थी, अब उसका शव मिला है। इस माँ की बेटी जिंदा होती अगर नीतीश कुमार की पुलिस 2 थानों के चक्कर में इसको नहीं फटकाती। भगवानपुर और गोरोल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन थानों के थाना प्रभारियों ने शिकायत दर्ज नहीं की। आखिर में इस मां को हार कर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने एफआईआर लिखने में देर की।
बेटी कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने के लिए, वहाँ उसको किडनैप कर लिया गया, उसके बाद उसको रेप करके मार दिया गया। वैशाली की रहने वाली संजना अपना एडमिट कार्ड लाने कॉलेज गई थी, लेकिन फिर घर नहीं लौटी। 1.5 महीने बाद उसका जमीन में गड़ा शव मिला। अब भगवानपुर और गोरोल SHO के खिलाफ एक्शन लिया गया है। जो पीड़ित हैं, इन लोगों ने कोर्ट में केस किया था, कोर्ट से भी कांड दर्ज करने के लिए थाना में गया था। इसके बावजूद भी कांड दर्ज करने में विलम्ब की गई। इस कारण इन दोनों पे कार्रवाई की गई है। भगवानपुर SHO के खिलाफ सब इंस्पेक्टर अनुशंसा किया गया है और गड़ौल SHO को सस्पेंड किया गया है। बिहार में एक के बाद एक सामने आ रही वारदातों के बीच विपक्ष और सरकार आमने सामने है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो चुका है, तो डिप्टी CM सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में संगठित अपराध नहीं हो रहे, वारदात होती है तो कड़ी कार्रवाई भी होती है। कौन सा दिन में ये जब गोलियां ना चलती, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार हैं और वो अचेतन अवस्था में हैं। उनकी बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नेताओं के स्वार पलटवार के बीच सच यही है कि बिहार में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आम लोगों में डर का माहौल है। सावन का महीना चल रहा है, कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। कावड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने को लेकर विवाद भी चल रहा है और इस बीच कावड़िए हर बार की तरह फिर से उत्पात मचा रहे हैं। छोटी छोटी बात पर कावड़िए हिंसा पर उतारू हो जा रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ निकले, सही सलामत पहुंच जाएं तो औरों को भी बताएं। जानना चाहते हैं क्यों? तो सबसे पहले हरिद्वार की ही पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया और फिर पूरा गुस्सा टोल प्लाजा पर उतार दिया। स्कॉर्पियो से खुन्नस निकालते कावड़ियों की ये तस्वीरें रुड़की की हैं। 2 दिन पहले जिला प्रशासन की कार कावड़ियों से टच हो गई। फिर क्या हुआ, तस्वीरें हाल बयां कर रही हैं। कावड़िए के साथ में बवाल की ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, जहां बाइक कावड़ियों को छू गई। बस फिर क्या था, कावड़ियों ने जमकर बवाल कर दिया। पुलिस रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन कावड़िए कहां रुकने वाले और मानने वाले थे। जब तक बाइक को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दिया, तब तक लाठियां बरसती रही। हमारे कल से खंडित करने आया था वो। हम यही चाहते सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि रोड बंद कर दे। खैर,
हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया। देखिए अभी कैमरे देखे जा रहे हैं, संबंधित सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। जो व्यक्ति जिसके साथ कहा सुनी मारपीट हुआ वो पुलिस के पास उसे पूछताछ किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को शुरू हुए अभी चंद दिन हुए हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से आने वाली तस्वीरें बताती हैं कि यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी और मारपीट करने वाले कौन हैं। जरा सी बात पर जान लेने पर आमादा होने वाले ये लोग कौन हैं। कांवड़ यात्रा में हुड़दंग करने वाले कौन हैं? क्यों जरा सी बात पर मारपीट करने लगते हैं? यात्रा के नाम पर तोड़ फोड़ की इजाजत क्यों? खास बात यह है कि हंगामे और बवाल की ज्यादातर घटनाएं पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में होती हैं। ऐसा नहीं है कि कांवड़ लेकर आने वाले हर भक्त ऐसे ही होते हैं, लेकिन लाखों कांवड़ियों की भीड़ में चंद लोग ऐसे जरूर हैं जिससे विरोधियों को आस्था और यात्रा पर सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।